नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी भी देखे में। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ करंट अफेयर की जो ई दृष्टि बुक है घटना चक्र की, उसको डिस्कस कर रहा था। उसकी सीरीज चल रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका बिहार पीसीएस बहुत ही जल्दी आने वाला है। डेट भी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है लगभग। और आप देखेंगे कि राजस्थान पीसीएस। तो प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से एग्ज़ाम में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर की जो आप देखेंगे कि ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन बच पाएगा। होता क्या है दोस्तों, हम नई नई चीज़ों के चक्कर में एक 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 बहुत सारा एक एक करके हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो चीज़ें होती हैं वो कंठस्थ नहीं हो पाती। एक्चुअली हम रिवाइज नहीं कर पाते। मेरा मानना ये है कि आप इसी को 3 से 4 बार पढ़िए बुक को, और इसका एक सिनॉप्सिस बना लीजिए। मैं आज उसके बारे में आपको दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार के सिनॉप्सिस की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो ये हम डिस्कस भी करेंगे। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग अगर कोई डाउट या कोई समस्या या हमारे लिए कोई कह सकते हैं कि सजेशन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें हम ये पढ़ रहे थे सूक्ष्म दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ चुके हैं। पहली वीडियो थी हमारी। उसके बाद मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम था इसको भी कंप्लीट करा दिया है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पॉइंट में फॉर्म में दे रखा है सारा सूक्ष्म दृष्टि। तो आज हम आर्थिकी, आपके सामने लिखा हुआ है, इस आर्थिकी को करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आर्थिकी की अगर हम बात करें तो ये हमने कराया। आर्थिकी को मैंने आज दूसरे तरीके से मेरा कराने का प्लान है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता चल पाएगा कि किस प्रकार से हम शॉर्ट में चीज़ों को कर लेते हैं और बहुत ही पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, ताकि एक बार में रिवीजन हो जाए। क्योंकि ये जो बुक है आप देखेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट में आप देखेंगे कि ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको आप कैसे पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो। तो मैं पहले आज इस जो आर्थिकी है इसको आपको पॉइंट फॉर्म में ही कराने वाला हूँ। उसके लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया है, और उस नोट्स से ही मैं आज आपको इसको कराऊंगा। ठीक है, बाद में इसको हम पढ़ लेंगे जो दे रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे, ये सारा का सारा मैंने क्या किया है, शॉर्ट में एक नोट्स बना लिया है। ठीक है, उसके माध्यम से हम आज इसको करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ज़रा आप, आपके सामने आ गया है आर्थिकी। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि महाराष्ट्र के अंदर मित्र पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये जो मित्र पार्क था प्यारे दोस्तों, ये अमरावती में इस्टेब्लिश किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर पूछा जाए तो अमरावती में ये इस्टेब्लिश किया गया। अब देखो, यहाँ से मित्र पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन संभावित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन संभावित है। तो आपको पहली बात तो ये है कि पीएम मित्र योजना के तहत इनको बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं, ये है आपका पीएम मित्र योजना के तहत इनको बनाया जा रहा है। और टोटल 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। अब हम इनको क्रम के माध्यम से इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। पहला आप देखेंगे कहाँ पर है, तो लखनऊ में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, धार आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, नवसारी जो जिला है गुजरात में है। ठीक है, अमरावती ये आपका महाराष्ट्र में है। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे वारंगल पांचवा है, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार 5 हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 की 7 पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार जी।
चलिए, तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश में धार, नवसारी गुजरात, अमरावती महाराष्ट्र, वारंगल तेलंगाना। उसके बाद है कलबुर्गी, ये कर्नाटक में पड़ता है। और विरुद्धनगर जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में पड़ता है। इस प्रकार टोटल आप देखेंगे ये कितना हो गया, 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना की जा रही है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल मैं महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। चलिए, कई बार अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पीएम जो मित्र योजना है, तो इसमें मित्र की फुल फॉर्म क्या है। पीएम तो पीएम हो गया, प्रधानमंत्री, ठीक है। मेगा इंटीग्रेटेड एंड, ये है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पीएम मेगा इंटीग्रल एंड अप्रैल, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला है फॉर्च्यून ग्लोब 500। ये एक फॉर्च्यून यानी कि एक प्रकार की एक लिस्ट जारी होती है, और इसमें जो है वो दुनिया की टॉप कंपनियों को दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे शीर्ष कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये वॉलमार्ट है। और अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो भारतीय कंपनियों में इसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक है। 9 भारतीय कंपनियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अच्छा, ये यहाँ पर कट रहा था तो मित्र का एक बार फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये था इसका फुल फॉर्म, क्योंकि वो कट रहा था, थोड़ा इसको देख लेना है। खैर, हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या थी, मैंने बताया कि जो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट है, ठीक है, इसमें टॉप कंपनियों की बात की गई। तो सबसे शीर्ष कंपनी जो है वो वॉलमार्ट है। और उसके बाद क्या है, भारत में अगर हम बात करें, भारत की 9 कंपनियां इसमें शामिल हैं, और सबसे टॉप पर रही है रिलायंस इंडस्ट्री। हम केवल और केवल काम के पॉइंट्स देख रहे हैं, बाकी बहुत कुछ आपकी इस दिया हुआ है बुक में, ठीक है। उसके बाद है किसानों से सभी फसलें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा है। यानी कि जितनी भी फसलें उस राज्य के अंदर होंगी, वहाँ की राज्य सरकार सभी को एमएसपी प्रोवाइड कराएगा सभी फसलों पर। तो दोस्तों ऐसा राज्य बना है आपका हरियाणा। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का प्रथम चावल एटीएम। अब इस प्रकार के जो प्रथम वगैरह होते हैं ये बड़ा पूछा जाता है। तो प्रथम चावल एटीएम दोस्तों वो जो खोला गया है वो है आपका, आप देख सकते हैं ये है उड़ीसा में, और इसका नाम है अन्नापूर्ति अनाज एटीएम, अन्नापूर्ति अनाज एटीएम। 5 मिनट में 50 केजी अनाज इससे निकाला जा सकता है। याद रखना है थोड़ा सा कि इसका नाम क्या है, भारत का प्रथम चावल एटीएम कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट इसको कहा जाता है, या सूचकांक 2024। पहली बात तो ये है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 2006। दोस्तों ये एक नामक क्या है, ये एक पत्र है, इसको किसने जारी किया है, तो ये आपको याद रखना है, नीति आयोग ने इसको जारी किया है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी। भारत में बहुआयामी गरीबी कब से कब तक, 2005 से 2006, ठीक है, ये नामक पत्र था। तो इसको जारी किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, ये नीति आयोग जो थिंक टैंक है उसने ये जारी किया है। और बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकालने में सर्वाधिक लोग बाहर किस में निकाले गए, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बहुआयामी जो गरीबी है उससे बाहर निकलने वाले सर्वाधिक लोग कहाँ पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद अगला देखेंगे पॉइंट है, बोइंग एक कंपनी है दोस्तों यूएसए की, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की, ये देखेंगे बोइंग एक यूएसए की कंपनी है। तो देखेंगे बोइंग का पहला वितरण केंद्र, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा, ठीक है, खुर्जा आपने सुना होगा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पर पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखना है कि बोइंग जो आपकी कंपनी है उसका पहला वितरण केंद्र खुर्जा में खोला गया है, याद रखना है। उसके बाद है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। ब्लूमबर्ग की बाजार पूंजीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में भारत का विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में कौन सा स्थान है। यानी कि ये क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कि मार्केट में कितना कैपिटल लगा रखा है उस हिसाब से आप देखेंगे कि जो शेयर बाजार है, यानी किसके शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों ये देखेंगे कि भारत का मार्केट यानी कि कितना बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो भारत चौथे नंबर पर है। और आप देखेंगे प्रथम पर कौन है, तो प्रथम पर आपका यूएसए है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। चाइना दूसरे पर है और तीसरे पर यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, जापान है। याद रखना है, महत्वपूर्ण आ सकता है। अब इसमें मैंने क्या, देखो ये याद करने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा आसान बनाया, और आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, आर्थिकी के अंतर्गत जितने भी सम्मेलन थे, महत्वपूर्ण सम्मेलन, उनको मैंने एक साथ लिख लिया। इससे क्या होगा कि हमको याद करना आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या क्या है, उसमें एक साथ नहीं दिया हुआ, ठीक है, एक साथ नहीं दिया हुआ। उससे क्या होता है कि हम जब याद करते हैं या फिर रिवाइज करते हैं उसमें बड़ी समस्या होती है कि अच्छा ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ होता है, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने क्या किया, अब सारे सम्मेलन को याद कर लेना भी बड़ा दिक्कत है। देखो हम सारे, क्या होता है कि अगर सारे के सारे जितने भी सम्मेलन, चाहे वो आर्थिक हों, आर्थिकी से संबंधित हों, विज्ञान से संबंधित हों, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित हों, या फिर आपके राष्ट्रीय से संबंधित हों, इस प्रकार के जो अगर एक ही साथ कर लें तो भी वो क्या होता है, याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने क्या किया है, सेक्शन वाइज इसको हम आगे से इस प्रकार कर लेंगे। मान लो विज्ञान से संबंधित कोई भी आपके सम्मेलन आते हैं, जैसे मान लो जी कांग्रेस आता है, या फिर कोई भी जो सम्मेलन आते हैं, भारतीय कांग्रेस आता है ना, इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं विज्ञान। तो इनको हम क्या करेंगे, एक सेक्शन में कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय को एक सेक्शन में कर लेंगे। इससे ईजी हो जाएगा और बर्डन भी नहीं रहेगा, आसानी से तो देखेंगे याद करने में। अभी देख लेते हैं, तो सम्मेलन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सम्मेलन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो सम्मेलन है, आप देखेंगे 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, तो ये भारत में हो रहा है। और भारत में कहाँ पर हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, याद रखना है। उसके बाद है WHO का 13वां मंत्रिमंडलीय आपका सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, तो 13वां मंत्री स्तरीय या फिर मंत्रिमंडलीय सम्मेलन आबू धाबी यूएई में हो रहा है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। चौथा वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेशक बैठक, ठीक है, जिसको बोलते हैं री इन्वेस्ट इसका नाम है, ठीक है। इसको ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक, ठीक है, यानी कि समिट, ये गांधीनगर में हो रहा है। उसके बाद देखेंगे प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है, तो देखेंगे कौन कर रहा है, इसको भारत कर रहा है। इसको फिर से देख लीजिए, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक ग्रुप है, ठीक है। तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हो रहा है पहला, ठीक है, व्यापार से संबंधित शिखर सम्मेलन, उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 66वां सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो दोस्तों जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट कमीशन, इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत करेगा। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन अर्थात 27वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो ये मुंबई में की जा रही है। और देखेंगे जिला स्तरीय पहल, इसके तहत जिला स्तरीय पहल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके तहत जिला स्तरीय श्रेणी में दोस्तों गोल्डन अवार्ड जो मिला था, यानी कि स्वर्ण पुरस्कार जो मिला है वो लैब मित्र को मिला है। और लैब मित्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की गई है। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला लैब मित्र यानी कि लैब मित्र कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, तो याद रखना राज्य का पहला लैब मित्र आपके वाराणसी में स्टेब्लिश किया गया। और मैंने बताया इसको जिला स्तरीय श्रेणी में इसको गोल्डन अवार्ड मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मैंने केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप लिख लेना और जितना हो सके ज़्यादा इसको रिवाइज करना। चलिए आगे देखेंगे, इस बार आ गया फोर्ब्स रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक, अब इसमें क्या देखो, विश्व के 100 शक्तिशाली मुद्रा, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो मुद्रा हैं उनकी लिस्ट निकाली। फोर्ब्स ने 100 सबसे शाली
100 सबसे शक्तिशाली मुद्राओं की लिस्ट निकाली, यानी कि सबसे स्ट्रांग जो करेंसी है वो किस देश की है फॉक्स के अनुसार। तो प्यारे दोस्तों, प्रथम स्थान पर आप देखेंगे कुवैती जो दिनार था वो रहा। और हैरानी करने वाली बात ये है प्यारे दोस्तों कि डॉलर, ठीक है, इसमें 10वें नंबर पर रखा गया। डॉलर जो है उसमें सबसे मजबूत मुद्राओं में 10वें नंबर पर रखा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे मजबूत कौन सी थी और डॉलर का स्थान क्या था, तो 10वां था। भारत का तो खैर काफ़ी पीछे स्थान है, इसलिए भारत के संदर्भ में इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भारत, देखेंगे ये, अब मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है। भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली, ठीक है, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो आप देखेंगे राजानंदगांव। राजानंदगांव कहाँ पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद है नीति और सुशासन के लिए डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए कौन सी यानी कि कौन सा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, तो वो है नीति फॉर स्टेट्स। नीति फॉर स्टेट्स, ठीक है, तो याद रखेंगे नीति और सुशासन में, गवर्नेंस में डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के लिए या निर्माण करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि नीति निर्माण और आप सुशासन जो होता है जिसको बोलते हैं आप गवर्नेंस, ठीक है, उसके लिए कौन, यानी कि उसमें क्या करेंगे, डिजिटल अवसंरचना का विकास करेंगे। इसके लिए नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया है। आगे देखेंगे हम लक्षद्वीप में दोस्तों शाखा, यानी कि शाखा स्थापित करने वाला निजी क्षेत्र का प्रथम बैंक। अब देखो ये मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि ये मेरे लिए है, लेकिन मैं आपको फिर से भी बता रहा हूँ साथ में कि ऐसा कौन सा बैंक है निजी क्षेत्र का जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। निजी क्षेत्र का पहला बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है दोस्तों, वो कौन सा है, HDFC बैंक। विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई है, तो दोस्तों LIC, भारत की जो कंपनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा निगम दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन चुकी है। ये भारत के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल है। खैर आगे देखेंगे, भारत का, आप देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है शॉर्ट में, फर्स्ट, भारत की प्रथम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना सफल रहा, ठीक है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि शुरुआती फेज में होता है, पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, झारखंड में स्टेब्लिश किया जा रहा है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है भारतीय एयरलाइंस जिसका नाम है विस्तारा, दोस्तों दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का इसको क्या मिला है, अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। अब कई बार देखो उसमें कितना डिटेल में दे रखा है कि इसके द्वारा ये, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा कि भाई दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, तो विस्तारा एयरलाइंस, आगे चलना है बस, ठीक है, याद रखना। भारत, उसके बाद लिखा है शीर्ष, यानी कि भारत शीर्ष है किसमें, पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने में। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों जो पवन ऊर्जा क्षमता है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हासिल करने वाला शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो 3 राज्य याद रखेंगे जिन्होंने पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी में क्या क्या है आपकी वृद्धि, ठीक है, दर्ज की है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा, ठीक है, वृद्धि दर्ज की है। मान लो कि पहले 100 मेगावाट होती थी तो अब 110, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा कर्नाटक है और तीसरा तमिलनाडु है, याद रखेंगे। उसके बाद है अगला, याद रखना है दोस्तों, RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये RBI को दिया गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने अभी सम्मेलन वगैरह पढ़े थे, इसी प्रकार मैंने क्या किया, अब जो सूचकांक और रिपोर्ट है महत्वपूर्ण उनको भी एक साथ कर लिया है ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए याद। तो देखेंगे दोस्तों सूचकांक में अगर हम बात करें तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसको कहा जाता है। इसमें शीर्ष पर अगर हम बात करें जो ऊर्जा का अच्छे से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो दोस्तों वो है कर्नाटक, पहले नंबर पर आता है। और फर्स्ट समूह में इसमें क्या क्या है, प्रथम समूह में कुछ राज्यों को रखा गया है, दूसरे समूह में कुछ राज्यों को रखा गया है, थर्ड समूह में कुछ राज्यों को रखा गया है। तो प्रथम समूह में कर्नाटक पहले पर है और दूसरे समूह में आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट रहा है, याद रखेंगे।
उसके बाद है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोजगार की स्थिति काफ़ी बेकार अभी चल रही है, आपको पता ही है। ठीक है, स्टूडेंट लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को जारी किसने किया। तो इसको जो जारी किया है मानव विकास संस्थान अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड आईएलओ। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, जो कि यूएनओ का एक पार्ट है। इन दोनों ने साथ मिलकर इसको जारी किया है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। खैर, अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला है ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स 2024। ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स, ठीक है, 2024। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो देखेंगे ये रहा है इसमें न्यूयॉर्क, लंदन। ठीक है, सिटीज़ इंडेक्स है। ठीक है, सिटीज़ इंडेक्स 2024। तो लंदन इसमें है पहले नंबर पर, पहले पर न्यूयॉर्क है और दूसरे पर कौन है? लंदन। और भारत का श्रेष्ठ शहर इसमें देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। जारी किसने किया दोस्तों? ये जारी किया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल ने। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये ग्लोबल क्या है? सिटीज़ इंडेक्स है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। तो सबसे पहले तो ये है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे याद रखना कि भाई शीर्ष क्या है? प्रेषण यानी रिमिटेंसेस प्राप्तकर्ता कौन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें जो रिमिटेंसेस प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा रिमिटेंसेस किसने प्राप्त किया। अब ये रिमिटेंसेस क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि मेरा एक भाई है और वो अमेरिका चला जाता है बाहर पैसा कमाने के लिए, और वहाँ से मेरे माता पिता के लिए पैसा भेजता है या हमारे घर के लिए पैसा भेजता है। तो उस पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? रिमिटेंसेस। ठीक है, तो रिमिटेंसेस प्राप्त करने में शीर्ष कौन रहा है सबसे ज़्यादा? यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर जाके रह रहे हैं, जिसको आप इंडियन डायस्पोरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा द्वारा जो भारत में पैसा भेजा जाता है उसको कहा क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है रिमिटेंसेस। और रिमिटेंसेस प्राप्त करने वाला जो शीर्ष है उसमें दोस्तों भारत पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है। महत्वपूर्ण है आपके लिए ये प्रश्न। आगे देखें, आगे देखेंगे। उसके बाद है, हाँ, अगला देखेंगे, ये है आपका प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। इसमें प्यारे दोस्तों शीर्ष पर कौन है? अब देखो, वहाँ पर भी सिटीज़ था, वहाँ पर न्यूयॉर्क पहले पर था, लंदन दूसरे पर था, और अगर भारत की बात करें तो उसमें दिल्ली था। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, प्राइम ग्लोब सिटीज़ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो शीर्ष पर मनीला है, जो कि फिलीपींस का एक शहर है। ठीक है, और मुंबई जो है भारत का दूसरे नंबर पर है। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, जारी कौन करता है दोस्तों? इसको करता है नाइट फ्रैंक नाम का एक, यानी कि कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इसको जारी करता है। आगे देख लेते हैं। अगला देखेंगे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। सबसे पहले तो ये है कि भाई इसको कौन जारी करता है? एम्बर नाम का एक संस्था है। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हैं ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है ये। ठीक है, ये इसको जारी करता है। और विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में, अगर विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे ऊपर कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, चाइना है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो उत्पादन कर रहा है। दूसरे पर आपका अमेरिका है और तीसरे पर भारत है। तो पहले तो यही पूछा जाएगा कि भारत जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में किस नंबर पर आता है? तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है, चाइना और अमेरिका के बाद। किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, खैर अगला देख लेते हैं हम। अगला है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट। दोस्तों इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे अमीर जो शहर हैं, ठीक है, उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। अगर भारत की बात करें तो दुनिया के यानी कि भारत के जो सबसे अमीर शहर हैं उनको माना गया है। मुंबई सबसे पहले पर आता है। वैसे भी आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, बॉलीवुड भी हमारा वहीं पर है। ठीक है, तो इस पर कौन है? तो याद रखना है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट में अगर बात भारत की करें तो भारत का जो शीर्ष है वो कौन आता है? मुंबई पहले पर और दिल्ली दूसरे पर। दुनिया में कौन आता है वो इसमें वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए क्योंकि भारत का है तो इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखना है इसको। उसके बाद है विश्व व्यापार सांख्यिकी। विश्व व्यापार सांख्यिकी कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स। ठीक है,
जो ये भी एक प्रकार की रिपोर्ट है, कौन जारी करता है तो देख सकते हैं वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में इसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में भारत का जो स्थान है वो 8वां रहा है। यानी कि कृषि का जो हम निर्यात करते हैं, ठीक है, कृषि उत्पादों का निर्यात करने में भारत 8वें नंबर पर है। उसके बाद है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023, ये एक पुस्तक है दोस्तों, इसको जारी किया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। इसके अकॉर्डिंग 2036 तक जो लिंग अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो 952 हो जाएगा, बढ़कर भारत का जो लिंगानुपात है वो 952 हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर। और दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है वो 152.2 करोड़ होने की संभावना इसमें जताई गई है, तो ये याद रखेंगे आपको। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये है आपका प्रोजेक्ट नेक्सा। इस प्रकार के क्वेश्चन ना केवल स्टेट पीसीएस दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में यानी कि सिविल सर्विस का जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सा। प्रोजेक्ट नेक्सा के बारे में देखते हैं कि ये क्या है दोस्तों। ये एक बहुपक्षीय, इसे यानी कि बहुत सारे पक्ष शामिल हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, कई देश इसमें शामिल है। इसका मतलब देखते हैं क्या है। पहले जो भारत और 4 आसियान देशों के बीच केंद्रीय बैंक इसमें मतलब शामिल है। पहली बात तो ये है कि ये केंद्रीय बैंकों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे भारत का कौन इसमें कर रहा होगा पार्टिसिपेट, तो आरबीआई कर रहा होगा। और कौन कौन है इसमें, 4 आसियान देश हैं और भारत है। अब वो यानी कि वो देश कौन कौन से हैं, संस्थापक उनको कहा गया है कि संस्थापक देश। तो दोस्तों देख सकते हैं संस्थापक देश टोटल कितने हो गए इसमें, आप कह सकते हैं 5 हो गए, जिसमें कि एक भारत हो गया, 4 आसियान देश। तो भारत हो गया, उसके बाद है थाईलैंड आपके पड़ोसी है, मलेशिया, सिंगापुर एंड फिलीपींस, 5 देश हो गए इसमें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये अगर हम पहल करें, पहल किसने स्टार्ट की थी तो दोस्तों एक है BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत का आरबीआई एक बैंक है, ठीक है, जो केंद्रीय बैंक है, ये इसको आप सभी केंद्रीय बैंकों का बैंक कह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसकी बात कर रहे हैं हम, नेक्सा की बात करें तो सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, ठीक है। तो खुदरा जो मूल्य होता है, ठीक है, फुटकर मूल्य भी बोल देते हैं इसको कई बार, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका सीमा पार भुगतान, सीमा पार खुदरा मूल्य को सक्षम बनाना इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। उसके बाद है अगला देखेंगे यूपी नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। देखें क्या है, यूपी नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है इसका उद्देश्य। और ये आपको याद रखना है, यूपी निर्माण क्षेत्र बोर्ड बनाया जाएगा इसके तहत, और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो खुद सीएम होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कानून लागू करने वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश क्या बन गया है, चौथा राज्य बन गया है, ठीक है। यानी कि इससे पहले कौन है, 3, तो याद रखेंगे, गुजरात है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा कर्नाटक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नेहवा सहवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में है दोस्तों। पहली बात तो ये है, ये भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा प्रदान करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। तो एयरपोर्ट नहीं, इसको बोलेंगे पोर्ट, यानी कि बंदरगाह, ठीक है। तो ये क्या है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, ठीक है। एकीकृत का मतलब है सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को यहाँ से निर्यात किया जाएगा, अर्थात इसको बोल सकते हैं इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला बंदरगाह ये भारत का बन गया है। खैर, डिजिटल क्रॉप सर्वे से पूरे राज्य में फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, अर्थात ये क्या है कि डिजिटल माध्यम से पूरे के पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया है, फसल जो उत्पादन हुआ उसका आकलन किया है, उसका आकलन करने वाला पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है, याद रखेंगे, डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से।
अगला है, आप देख सकते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट लौह अयस्क उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पर मैंने शीर्ष भी लिख दिया है, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मैंने ये अपने आप खुद जान के खाली छोड़ा है प्यारे दोस्तों, ताकि आप इसको देख सको। इसका मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है किसका, आयरन ओर का, तो ये आपको पता करना है अभी कौन है। लेकिन भारत बहुत महत्वपूर्ण है कि आयरन ओर का उत्पादन करने में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, फोर्थ यानी कि चौथा स्थान है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट चूना पत्थर उत्पादन, ठीक है, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, उसको उत्पादन में तो फिर से आपको क्या करना है, शीर्ष देखना है दुनिया में, और भारत का कौन सा है, तो तीसरा है चूना पत्थर में। और एल्यूमिनियम उत्पादन की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का जो स्थान है आप देख सकते हैं वो है दूसरा। एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है और आया, क्योंकि भारत से संबंधित है तो याद होना चाहिए। लोह अयस्क में आपको देखना है कौन है, ठीक है, चूना पत्थर में देखना है कौन है विश्व में, और एल्यूमिनियम में देखना है आपको कौन है, ठीक है, शीर्ष। लेकिन भारत अगर हम बात करें तो लोह अयस्क में भारत चौथा, ठीक है, उसके बाद है चूना पत्थर, भारत तीसरा, और उसके बाद है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का क्या स्थान है, भारत का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। तो ये प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया, इस प्रकार से ये हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और मुझे जो भी इस आर्थिकी के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं, अब इसको आप एक बार देख लीजिए, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। अब आपके सामने है सारा का सारा पॉइंट, सारे की सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वो आप याद रखेंगे। अमरावती हो गया, ठीक है, पीएम मित्र का पूरा आप देख सकते हैं पूर्ण रूप क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रेल, ठीक है, एपेरल। तो ये आपको याद रखना है। कितने टोटल केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, कहाँ पर दी है, मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। री इन्वेस्ट जो हुआ था अभी मैंने बताया गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। कौन कर रहा है, तो देखो इसका मैंने मंत्रालय नहीं बताया था कि जो चौथा वैश्विक नवीकरण ऊर्जा निवेश बैठक है जो कि गांधीनगर गुजरात में होने वाली है, मैंने इसका मंत्रालय नहीं बताया था। तो क्यों नहीं बताया, क्योंकि नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय हमारे यहाँ पर है तो वही कराएगा, ठीक है, उसी से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। बाकी ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा था तो ये मैं छोड़ दिया था। उसके बाद आप देखेंगे ये था इस 27वां ई गवर्नेंस जो सम्मेलन हो रहा था, वो मैंने बताया मुंबई में हो रहा था, ठीक है। ई गवर्नेंस जिला स्तरीय श्रेणी में किसको मिला है गोल्डन, तो आप देख सकते हैं लैब मित्र को मिला है। पहली जो लैब मित्र है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये मैं सारे के सारे आपको बता चुका हूँ। नाइट नेफ दोबारा आप देख सकते हैं ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स जो था प्राइम ग्लोबल सिटीज़ में, तो मैंने बताया मनीला दो है, दुनिया क्या है, पहला है, ठीक है। और भारत की बात करें तो दोस्तों मुंबई इसमें जो है पहले पर आता है। सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय ने कौन सी पुस्तक जारी की है, भारत में महिला और पुरुष, तो देख सकते हैं कौन सा संस्करण है, ये 25वां संस्करण है, ये भी याद रख लेना थोड़ा सा। लिंगानुपात भारत का कितना हो जाएगा 2036 तक, तो आप देख सकते हैं 952 हो जाएगा 1000 पुरुषों पर, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको भी बस 2 मिनट में हम बहुत ही फास्ट तरीके से देख जाते हैं। वीडियो बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। देखेंगे आप अगला 2036 तक भारत की जनसंख्या मैंने बताया अभी, क्योंकि सारी की सारी बातें याद हैं तो आपको बहुत ही जल्दी से ही रिवीजन कर सकते हो। तो कितना हो गया था, 152.2 करोड़ हो गया, ठीक है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, दोस्तों भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अब देखेंगे फॉर्च्यून जो 500 जो शीर्ष कंपनी थी, ठीक है, तो वो कौन सी थी, तो वॉलमार्ट है। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत की 9 कंपनियां थी। अगर शीर्ष पे बात करें तो भारत का रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर था और 86वां नंबर था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखेंगे सभी को न्यूनतम, आप देख सकते हैं ये रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी खरीदने वाला सारी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला राज्य आपका क्या हो गया, हरियाणा। इससे क्या होगा, आपका राज्य रिवीजन भी हो जा रहा है। अब देखेंगे लौह क्षेत्र धातु, ठीक है, के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, अभी मैंने बताया दूसरा स्थान है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर चूना पत्थर के उत्पादन की बात करें तीसरा है, वैश्विक स्तर पर लौह अयस्क की बात करें तो दोस्तों चौथा है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, पहला आपको खुद से देखना है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है WTO की वैश्विक क्या है, व्यापार सांख्यिकी, जिसको वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट बोल रहे थे, उसमें आप देख सकते हैं
कि कृषि उत्पादन निर्यात में भारत का मैंने बताया था, कृषि क्षेत्र का जो यानी कि हम उत्पादन करते हैं तो वो 8वें नंबर पर है। उसके बाद देखेंगे कौन सा राज्य 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, अभी मैंने बताया, ठीक है, कौन था, तो उत्तर प्रदेश था आकलन करने वाला पहला। किस राज्य में पहला चावल एटीएम, अभी उड़ीसा में बताया। या उसके आगे जो इंफॉर्मेशन से एटीएम क्या है, इस एटीएम का नाम क्या है, और ये 5 मिनट में क्या कर रहा है, 50 किलो अनाज निकाल रहा है, ठीक है। 24 घंटे संचालित है, अन्नापूर्ति अनाज एटीएम इसका नाम रखा गया है, ठीक है। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि, अभी मैंने बताया था एकीकृत कृषि अ, एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा अर्थात इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी है, तो यह जवाहरलाल नेहरू पत्न, जिसका नाम नेहवा सेवा पत्न भी है, ठीक है, इस पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको ट्रांसफर करने का मतलब उद्देश्य से एक मसौदा तैयार किया है, एक विधेयक तैयार किया है, उसका नाम क्या है, तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश नोडल विधि विनिधान, ठीक, विनिधान, ठीक है, रीजन विनिर्माण क्षेत्र। उसके बाद है इस कानून को लागू करने वाला चौथा है, इससे पहले मैंने बताया था गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु इसको, राजस्थान इसको लागू कर चुके हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसके इसके तहत क्या बनेगा, एक निर्माण क्षेत्र बोर्ड बनेगा, उसका अध्यक्ष कौन, खुद सीएम होगा, ठीक है। उसके बाद है रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए, ठीक है, 4 आसियान देशों के साथ देशों के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है, वो है प्रोजेक्ट नेक्सा, अभी मैंने बताया था प्रोजेक्ट नेक्सा। खैर इस तरफ देख लेंगे, प्रोजेक्ट नेक्सा क्या है, एक बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय पहल है प्यारे दोस्तों। क्या बहुआयामी मतलब कई देश शामिल हैं। किसने स्टार्ट किया है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, मैंने बताया था कि दुनिया के केंद्रीय बैंकों का बैंक है। प्रोजेक्ट नेक्सा के संस्थापक कौन हैं, तो 5 देश हैं, मैंने बताया था भारत, 4 देश आसियान के हैं, तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी को ले लीजिए आप, थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर और आपका हो गया फिलीपींस। नेक्सा का क्या है, उद्देश्य क्या है, तो देख सकते हैं तत्कालिक सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट है। बाकी आप, हाँ ये देखेंगे, अब यहाँ पर जैसे ये है स्काई टैक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो वहाँ पे खुद दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस जो है वो किसे घोषित किया गया है, वो है विस्तारा एयरलाइंस को, दोस्तों याद रखना है, ठीक है। किस बैंक के ये है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो RBI, अभी मैंने बोला शॉर्ट में लिखेंगे, याद करेंगे ताकि हमें याद रहे, रिवाइज ज़्यादा कर पाए हम, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा के बारे में हम बात करें थे तो 3 थे, गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ठीक है। केंद्र सरकार के सबसे देख सकते हैं देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, अभी बताया था मैंने, झारखंड में स्टेब्लिश किया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, अभी मैंने बताया था कौन किसने जारी किया है, एम्बर ने जारी किया है, ठीक है। इसमें बात करें तो इस रिपोर्ट में विश्व के सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे ऊपर कौन है, तो चाइना है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत है। तीसरा जो भारत है सौर ऊर्जा उत्पादन में, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट, अभी बताया सिटीज़ जो हैं वो एक रिपोर्ट जारी किया, तो भारत का मैंने बताया था सबसे अमीर जो शहर है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं मुंबई है और दूसरे पर दिल्ली आता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं विश्व प्रवासन रिपोर्ट, अभी मैंने बताया माइग्रेशन रिपोर्ट, तो रिमिटेंस से प्राप्त करने वाला पहला भारत है और दूसरा मैक्सिको है। इकोनॉमिक इसको जारी कौन करता है, तो देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इसको जारी करता है, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए ये है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में, तो दिल्ली है, ठीक है, याद रखेंगे। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो भाई लंदन रहा था, न्यूयॉर्क रहा, लंदन, और फिर बस 2 याद रखना है। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखना था, ये क्वेश्चन मैं नोट्स में लिखना भूल गया था, कि अभी जो अंकटाड है, ठीक है, यानी कि ये है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो या फिर सम्मेलन, ये इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है, वो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यानी कि UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट होगा अब इसका नाम, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद है अभी मैंने बताया था कि भाई भारत में जो रोजगार रिपोर्ट है उसको कौन जारी कर रहा है, ILO और मानव विकास संस्थान जारी कर रहा है, महत्वपूर्ण है। बाकी सब मैं बता चुका हूँ, इस तरफ भी देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट नेक्सा, बाकी सब हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्व की सबसे मजबूत बीमा कंपनी LIC बन गई है। लक्षद्वीप में अपना प्रथम निजी क्षेत्र का कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपनी शाखा खोली, तो वो HDFC बैंक है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं
किस प्लेटफॉर्म ने नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो वो है नीति फॉर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का 13वां जो है मंत्रिमंडलीय सम्मेलन कहाँ? अबू धाबी यूएई में हो रहा है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हो रहा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में अगर हम बात करें तो शीर्ष पर कौन है? कर्नाटक, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। वो समूह की बात हो रही थी कि समूह फर्स्ट, समूह सेकंड। उसके बाद है सामाजिक विकास आयोग का, यानी कि सोशल, आप देख सकते हैं कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर हुई है? राजनांदगांव, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इसकी सबसे मजबूत मुद्रा मैंने बताया था कुवैत, जो कुवैत की जो दीनार है वो है। और सब दिक्कत ये है कि अमेरिका की जो डॉलर है उसका स्थान कौन सा है? 10वां है दोस्तों, ठीक है। ब्लूमबर्ग के अनुसार देख सकते हैं मैंने बताया था बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का जो शेयर मार्केट है वो कौन से स्थान पर आता है? वो चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इस रैंकिंग में अगर हम बात करें दोस्तों, अमेरिका पहले पर आता है, चाइना दूसरे पर, जापान आता है तीसरे पर, ठीक है। अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग, मैंने बताया था इसका पहला जो वितरण केंद्र है वो कहाँ पर? खुर्जा, यानी कि उत्तर प्रदेश, जो बुलंदशहर में पड़ता है, उसमें खोला गया है। उसके बाद है मल्टी पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, सिंस 2005-6। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये पत्र है एक प्रकार का, जारी किया है नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी 2000, इसको थोड़ा देख लेंगे, 2013-14 में 29.17 से घटकर अभी कितनी आ गई? तो दोस्तों 29 से 11 आ गई है इसमें। तो भारत जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, उसको ध्यान रखें। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा जो कम हुआ है 29 से हम 11 पर आ गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। इस दौरान लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकालने वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं कितने लोगों को हमने निकाला, 24, लगभग 24.82 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला है। लेकिन सर्वाधिक लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक लोग जो बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं वो कहाँ के आए? तो वो उत्तर प्रदेश है। यही पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। विश्व आर्थिक मंच की आप देखेंगे कि अगली बैठक आप देख सकते हैं कहाँ पर होने वाली है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये हर बार विश्व आर्थिक जो मंच है उसकी जो बैठक है वो हमेशा दावोस में ही होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखेंगे। किसने ग्लोबल रिस्क इंडेक्स जारी किया? तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स कभी मैंने बताया कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। इस प्रकार दोस्तों हमने इसको पढ़ा, आर्थिकी को, और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट मुझे नहीं लगता जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, और अपने दोस्तों के जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी ताकि हेल्प मिल जाए, आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। ये अपील है। एक्चुअली होता ये है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं ये ई दृष्टि की बुक आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके लिए मैं लगातार डेली आपको सुबह के टाइम या हो सकता है कि शाम को आपको एक वीडियो डेली मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, लगभग 20-25 वीडियोस के अंदर हमें लगता है कि ये पूरा का पूरा 300 पेज के आसपास होंगे। और इस 300 पेज में से मुश्किल से आपके 150 या 100 पेज ही इसमें काम के होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं वो पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका था ये और भी ज़्यादा बेस्ट है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले वीडियो को सुनिए। इससे देखो, वीडियो सुनने से क्या होता है दोस्तों कि हमेशा चीज़ें क्या होती हैं कि जो हम किसी से सुनते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है, पढ़ने से उतना याद नहीं होता है। बाकी तो आपके पास भी बुक होगा, ठीक है, तो ईज़िली हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम पढ़ने से उतना याद नहीं कर पाते, सुनकर हमें आसानी से क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो आप सुनने के बाद वीडियो को आप क्या करो, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा नोट्स इसमें पड़ा हुआ है, और फिर इसको आपका इससे टाइम भी बच जाएगा। या तो आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो और सीधे के सीधे इसको क्या कर लेना है आपको, फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक है, और अपने पास इकट्ठा करके रखते रहिए, क्योंकि आपके पास पॉइंट तो मिल ही जा रहे हैं महत्वपूर्ण। इनको बार बार रिवीजन करिए, जितना बार ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा करंट अफेयर से। अगर मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं या 35 क्वेश्चन आते हैं तो आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करने की स्थिति में आप आ जाएंगे, अगर इसको आप बार बार पढ़ोगे। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ये चाहे आप 10 बुक पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा, और आपको पसंद आया होगा।
तो आशा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।